स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। पत्नी व 3 बच्चों के होते हुए भी सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने रिश्ते की साली स्वाति सोनी के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। उसके साथ गोवा में हनीमून के बाद वो घर लौटा तो दबेपांव मौत ने भी घर में दस्तक दे दी। नतीजतन घर के 4 लोग मौत के मुंह में समा गए। आखिर कैसे हुआ ये सब? देखिए ये दिलचस्प कहानी। प्लान के मुताबिक 10 नवंबर 2024 की सुबह 10 बजे मुकेश अपनी स्कूटी से घर से निकला। इसके बाद वह अपनी जान पहचान वाले 3 मेडिकल स्टोर्स पर गया और वहां से नींद वाली 15 गोलियां खरीदी। इन गोलियों को पीसकर उसने 4 पुड़िया बना ली और अपने घर वापस लौट आया। इसके बाद शाम तक वो बीवी बच्चों से खूब हंसता बोलता बतियाता रहा। उन्हें मुकेश के प्लान की भनक तक नहीं लगी। रात 10 बजे मुकेश ने ऑर्डर कर 4 पिज्जा मंगवा लिए। बड़ी चालाकी से उसने पिज्जा में पिसी हुई नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया। पत्नी व बच्चे उस समय टीवी पर कोई मूवी देख रहे थे। रात 12 बजे के आसपास मूवी खत्म हुई तो सभी ने पिज्जा खाया। बच्चों को पिज्जा का स्वाद कुछ अजीब लगा तो उन्होंने आधा अधूरा पिज्जा ही खाया और बचा हुआ फ्रिज में रख दिया। पिज्जा खाने के बाद पत्नी रेखा, बेटी भव्या और बेटा अभीष्ट ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में पड़े पलंग पर जाकर लेट गए, जबकि दूसरी बेटी काव्या फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। नींद की गोलियों ने कुछ देर बाद ही असर दिखाना शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक सभी गहरी नींद के आगोश में समा गए। लेकिन मुकेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात 2 बजे मुकेश ने अपनी माशूका स्वाति से मोबाइल फोन पर बात की और सारी बात बताई। उसने स्वाति से फोन पर संपर्क बनाए रखने को भी कहा। स्वाति सुबह तक उसके संपर्क में रही। इधर पत्नी व बच्चे जब गहरी नींद में सो गए तो सुबह लगभग 4 बजे मुकेश ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में पहुंचा। उसने पलंग पर सो रही पत्नी रेखा, बेटी भव्या व बेटे अभीष्ट पर एक नजर डाली। फिर रस्सी का टुकड़ा, जिसे उसने पहले से ही कमरे में सुरक्षित कर लिया था, पत्नी रेखा की गर्दन में लपेटा और कसने लगा। नींद की आगोश में समाई रेखा चीख भी नहीं पाई और उसने दम तोड़ दिया। रेखा के बाद उसने बेटी भव्या 19 वर्ष और बेटा अभीष्ट 13 वर्ष को भी रस्सी से गला कसकर मार डाला। इसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में सो रही छोटी बेटी काव्या 17 वर्ष के पास पहुंचा और उसका भी रस्सी से गला कस दिया। पत्नी व बेटियों का गला कसने के बाद मुकेश ने बेटे अभीष्ट को भी नहीं बख्शा और उसे भी मौत की नींद सुला दिया। पत्नी व बच्चों की हत्या करने के बाद मुकेश ने प्रेमिका स्वाति से फोन पर बात की और उसे बताया कि उसने पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी है। वो सुबह इटावा रेलवे स्टेशन पर आकर मिले और फोन पर संपर्क में रहे। मुकेश 3 घंटे तक लाशों के बीच बैठा रहा। इस बीच उसने बच्चों के गले में पड़ी सोने की चेन, पत्नी के गले में पड़ा मंगलसूत्र, चेन व दोनों हाथों से सोने की अंगूठियां निकालकर सुरक्षित कर ली। तिजोरी का लॉकर खोलकर उसमें रखी ज्वेलरी भी सुरक्षित कर ली। सुबह 8 बजे मुकेश ने दोनों कमरों का ताला बंद किया और कीमती सामान का थैला लेकर प्लान के मुताबिक रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अपने किए गए प्रॉमिस के मुताबिक स्वाति रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद थी। चंद मिनट पहले ही वो कानपुर से इटावा ट्रेन द्वारा आई थी। मुकेश ने कुछ मिनट स्वाति से बात की, फिर कीमती सामान वाला थैला उसे थमा दिया। इसके बाद दोनों बस स्टॉप आए। मुकेश ने स्वाति को कानपुर जाने वाली बस में बैठा दिया। बस में बैठते ही स्वाति ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। पुश्तैनी मकान में रहने वाले मुकेश के भाइयों ने सुबह मुकेश के दोनों कमरों में ताला लगा देखा तो था, लेकिन उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुकेश परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने गया होगा, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। मुकेश ने पुलिस से बचने का प्लान पहले से ही बना लिया था। उसी प्लान के तहत वो सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचा। वहां टिंगे बोर्ड से उसने सीओ अमित कुमार सिंह का फोन नंबर नोट किया। फिर दोपहर में गल्ला मंडी स्थित एक होटल पर भरपेट खाना खाया। यहीं पर उसने एक सुसाइड नोट तैयार किया। इस सुसाइड नोट में उसने अपने भाई अखिलेश वर्मा व सीलमपुर दिल्ली निवासी फुफेरे भाई मनोज कुमार वर्मा पर लाखों रुपया हड़पने और मांगने पर ताने मारकर जलील करने का आरोप लगाया तथा आत्महत्या करने को उकसाने का आरोप लगाया। इस नोट को लिखने के बाद गल्ला मंडी में ही एक ज्वेलर्स की दुकान पर उसने अपनी सोने की अंगूठी बेची। अंगूठी बेचने से उसे जो पैसे मिले, उनमें से 700 रुपया सैलून वाले को तथा 1500 रुपया सोनू नाम के व्यक्ति को उधारी के दिए। सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने के बावजूद मुकेश विचलित नहीं हुआ। वो बेखौफ इटावा शहर की गलियों में घूमता रहा। शाम 6 बजे के बाद उसने अपने साड़ू भोपाल निवासी आशीष वर्मा तथा भिंड निवासी साले रविंद्र व सत्येंद्र से फोन पर बात की और हालचाल पूछा।
उसने अपने भाइयों से भी फोन पर बात की, लेकिन किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उसने 4 लोगों का मर्डर किया है। रात करीब 8:15 बजे मुकेश ने सुसाइड नोट का फोटो खींचकर सीओ अमित कुमार सिंह को व्हाट्सएप कर दिया तथा डायल 112 पर सूचना दी कि उसकी पत्नी व बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। वो भी सुसाइड करने रेलवे स्टेशन जा रहा है। इसके बाद उसने बेटी काव्या व पत्नी रेखा के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर मृतकों की फोटो लगाकर कैप्शन लिखा, ये सब लोग खत्म। फिर उसने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया। इस स्टेटस को देखकर सगे संबंधी सन्न रह गए। पड़ोसी भी सकते में आ गए। पड़ोसी मुकेश के घर पहुंचे तो ताला बंद था। उन्होंने मुकेश के बड़े भाई रत्नेश वर्मा व अवधेश वर्मा को सूचना दी। थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर आ गए। उन्होंने पड़ोसियों के सहयोग से कमरों का ताला तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सभी का कलेजा कांप उठा। रत्नेश वर्मा ने सूचना थाना सिविल लाइंस पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया। सूचना पाते ही एसएचओ विक्रम सिंह चौहान पुलिस दल के साथ लालपुरा स्थित मुकेश वर्मा के घर आ गए। मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने सूचना पुलिस अफसरों को दी तो थोड़ी देर में मौके पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी अभयनाथ त्रिपाठी तथा सीओ सिटी अमित कुमार सिंह भी आ गए। पुलिस अफसरों ने घटनास्थल को देखा तो सहम गए। 2 कमरों में 4 लाशें पड़ी थीं। दोनों कमरों में खून की एक बूंद भी नहीं थी। अब तक फोरेंसिक टीम भी आ गई थी और वो जांच में जुट गई थी। घर का मुखिया मुकेश वर्मा घर से नदारद था। पुलिस को पता चल गया था कि उसने डायल 112 पर पत्नी व बच्चों के सुसाइड करने की जानकारी दी, लेकिन वो स्वयं कहाँ है, जीवित भी है या नहीं, इसकी जानकारी न देकर उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया था। अब तक मीडिया को भी घटना की जानकारी मिल गई थी, इसलिए मीडिया कर्मियों की भी भीड़ जुट गई थी। पुलिस ऑफिसर इस स्थिति में नहीं थे कि वे बता सके कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। अतः उनके सवालों से बचने के लिए चारों शवों को इटावा के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुकेश की खोज में पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लिया तो रात 8:20 पर उसकी लोकेशन इटावा रेलवे स्टेशन के पास मिली। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। पुलिस की टीम इटावा रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां पता चला कि मुकेश रेल से कटकर आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो जीआरपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस टीम तब मुकेश को अपनी कस्टडी में लेकर थाना सिविल लाइंस आ गई। थाने में पुलिस अफसरों ने जब मुकेश से पूछताछ की तो उसने पहले से प्लानिंग कर बनाई गई कहानी पुलिस को बताई। उसने पुलिस अधिकारियों को बताया कि पिछले कई सालों से वो परेशान था। रिश्तेदारों को उसने 15 लाख रुपए उधार दिए थे, जो वापस नहीं कर रहे थे। पैसा मांगने पर वे उसे जलील करते थे और ताने मारते थे। इस कारण उसे व्यापार करने में दिक्कत आ रही थी। धीरे धीरे घर खर्च का ज्यादा और आमदनी कम होती गई। इससे वो काफी समय से तनाव में था। टेंशन के चलते सिर्फ वो आत्महत्या करना चाहता था। उसने यह बात पत्नी रेखा को बताई तो वो बोली कि आत्महत्या के बाद उसका और बच्चों का क्या होगा। फिर पत्नी की सहमति के बाद उसने सभी को मारने के बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई। वो करवा चौथ वाले दिन सभी को मारना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उस दिन ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे मौत टल गई। इसके बाद दीपावली के बाद का प्लान बनाया। 11 नवंबर 2024 को बड़ी बेटी भव्या पढ़ाई के लिए वापस दिल्ली जाने वाली थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही सबको मारने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वो मेडिकल स्टोर से नींद की 15 गोलियां खरीद कर लाया। 5 गोलियां पीसकर पत्नी रेखा को पिज्जा के साथ मिलाकर खिला दी। बाकी गोलियां बच्चों को पीसकर पिज्जा के साथ खिला दी। उसने बताया कि गला घोटते समय बच्चे बेहोशी की अवस्था में बोले थे, पापा ये क्या कर रहे हो? तब मैंने उनसे कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम लोग रह नहीं पाओगे, इसलिए मरना ही बेहतर है, और फिर गला घोंटकर सभी को मार डाला। मुकेश ने आगे बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद वो दिन भर शहर की गलियों में भटकता रहा। रात 8:30 बजे वह इटावा रेलवे स्टेशन पहुंचा और सुसाइड के लिए पूर्वी छोर पर पटरियों के बीच लेट गया। मरुधर एक्सप्रेस उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन वो बच गया। जीआरपी ने उसे पकड़ा। जामा तलाशी में पुलिस को मुकेश से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। उन्हें पुलिस ने सुरक्षित कर लिया। मुकेश की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से रस्सी का वो टुकड़ा बरामद कर लिया, जिससे उसने पत्नी व बच्चों का गला घोटा था। पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के बाद उसकी बात को सच मानकर उसका बयान दर्ज किया। लेकिन अधिकारियों के मन में एक फांस चुभ रही थी कि मुकेश को यदि आत्महत्या करनी ही थी तो उसने घर में क्यों नहीं की। घटना को अंजाम देने के 16 घंटे बाद वो आत्महत्या करने इटावा रेलवे स्टेशन क्यों गया? वह भी बच गया। उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आए। उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। 12 नवंबर 2024 को इस हत्या आत्महत्या प्रकरण की खबर प्रमुख अखबारों में छपी, जिसे पढ़कर लोग सन्न रह गए।
शहरवासियों तथा सगे संबंधियों की भीड़ मुकेश के घर पर जुट गई। सहमति से आत्महत्या की बात न शहरवासियों के गले उतर रही थी और न ही परिवार तथा सगे संबंधियों की समझ में आ रही थी। पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुकेश के बड़े भाई एडवोकेट रत्नेश वर्मा, अवधेश वर्मा तथा मां चंद्रकला से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों व पड़ोसियों के फोन आने के बाद वह मुकेश के घर गए तो देखा कि लाशें पड़ी थीं। रत्नेश ने बताया कि मुकेश के घर में तनाव जैसी कोई बात नहीं थी। तनाव की बात उसने कभी उन्हें नहीं बताई। आर्थिक स्थिति भी कमजोर नहीं थी। वो सोने चांदी के व्यापार में अच्छा पैसा कमाता था। पता नहीं मुकेश ने ये कदम क्यों उठाया। अब तक मृतका रेखा का भाई भिंड निवासी सत्येंद्र सोनी भी बहन के घर आ गया था। उसने पुलिस ऑफिसरों को बताया कि उसने भांजी काव्या का स्टेटस देखा था, जिसमें लिखा था ये सब खत्म। बहन और बच्चों की फोटो लगी थी। इसके बाद उसने सबको फोन लगाया, लेकिन किसी का फोन नहीं लगा। यहां आकर पता चला कि बहन व बच्चों की हत्या हो गई है। सत्येंद्र ने आरोप लगाया कि बहनोई मुकेश शराब पीता था। औरत उसकी कमजोरी थी। बहनोई मुकेश ने ही प्लान के तहत उसकी बहन रेखा व उसके बच्चों की हत्या की है। सहमति से आत्महत्या की बात गलत है। सत्येंद्र ने यह भी बताया कि दीपावली के 2 दिन पहले उसकी बहन रेखा व बच्चे भिंड आए थे। तब रेखा ने न तनाव वाली बात बताई थी और न ही आर्थिक परेशानी की। वो हंसी खुशी से बच्चों के लिए पटाखे खरीद कर चली गई थी। पूछताछ के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दोपहर बाद 2 बजे पुलिस सभागार में प्रेसवार्ता की और मुकेश वर्मा को मीडिया के समक्ष पेश किया। पत्रकारों से रूबरू होते वक्त मुकेश को न कोई पछतावा था और न ही माथे पर कोई शिकन। साले सत्येंद्र ने भी मुकेश पर हत्या का आरोप लगाया था। अतः सिविल लाइंस थाने के एसएचओ विक्रम सिंह ने सत्येंद्र सोनी की तहरीर पर मुकेश वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 तथा 61 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। शाम 4 बजे उसे इटावा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुकेश को जेल जरूर भेज दिया था, लेकिन सामूहिक हत्या आत्महत्या का मामला अब भी अधर में ही लटका हुआ था। पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई तो मुकेश के एक और झूठ का खुलासा हो गया। पता चला कि मुकेश ने आत्महत्या करने का नाटक किया था। मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी ही नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन के आगे लेट गया था। गाड़ी चलने के पहले ही चालक की नज़र उस पर पड़ गई थी। चालक ने तब उसे जीआरपी के हवाले कर दिया था। पुलिस की इस गुत्थी को सुलझाया मृतका रेखा की बहन राखी तथा उसके पति आशीष वर्मा ने, जो भोपाल से इटावा आए थे। आशीष वर्मा व राखी ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। राखी ने बताया कि उसके बहनोई मुकेश वर्मा का कानपुर की रहने वाली तलाकशुदा महिला स्वाति सोनी से नाजायज रिश्ता है। वह महिला मुकेश की पहली पत्नी नीतू की रिश्तेदार है। रिश्ते में वह मुकेश की साली लगती है। इन नाजायज संबंधों की जानकारी रेखा को भी हो गई थी। वो इसका विरोध करती थी, जिससे घर में कलह होती थी। बहन ने उसे कई बार फोन पर यह जानकारी दी थी। करवा चौथ पर रेखा ने मुकेश के मोबाइल फोन में स्वाति की तस्वीर देखी थी, तब खूब झगड़ा हुआ था। उसने बताया कि अवैध संबंधों के चलते ही बहनोई मुकेश ने प्री प्लान कर उसकी बहन रेखा व उसके बच्चों की हत्या की है। हत्या के इस प्लान में स्वाति भी शामिल है। उसने मुकेश को अपने प्रेमजाल में फंसा रखा है। अवैध रिश्तों में हुई सामूहिक हत्या का पता चलते ही पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने जांच तेज कर दी। पुलिस को मुकेश के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात 2 बजे से 5 बजे के बीच एक फोन नंबर सक्रिय था, जिस पर मुकेश ने कई बार बात की थी। इस नंबर पर पहले भी उसकी बातें होती थीं। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो नंबर स्वाति सोनी निवासी विश्व बैंक कॉलोनी बर्रा के नाम दर्ज है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने स्वाति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भेजी, लेकिन उसके घर पर ताला लगा था। पुलिस टीम तब खाली हाथ लौट आई। पुलिस ने उसकी टोह में खबरियों को लगा दिया। इधर सीओ अमित कुमार सिंह मुकेश के उस हस्तलिखित सुसाइड नोट की जांच कर रहे थे, जिसे मुकेश ने उनके व्हाट्सएप पर भेजा था। जांच में ये बात सच निकली कि मुकेश के फुफेरे भाई मनोज वर्मा ने उसका लाखों रुपया हड़प लिया था। मांगने पर जलील करता था, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता था। इसके अलावा भाई अखिलेश ने भी उसके रुपए हड़प रखे थे। जांच पूरी होने के बाद सीओ ने उनकी गिरफ्तारी का जाल बिछाया। 15 नवंबर 2024 को सीओ अमित कुमार सिंह की टीम ने अखिलेश व मनोज वर्मा को बस स्टैंड इटावा से दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने गलत फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और दोनों को आत्महत्या करने को मजबूर करने के जुर्म में जेल भेज दिया।
20 नवंबर 2024 की दोपहर 12 बजे एसएचओ विक्रम सिंह चौहान को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि मुकेश की प्रेमिका स्वाति इस समय अंबेडकर चौराहे के पास निर्माणाधीन रामनगर ओवरब्रिज के नीचे मौजूद है। वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए किसी वकील का वेट कर रही है। चूंकि मुखबिर की इन्फॉर्मेशन खास थी, इसलिए पुलिस टीम रामनगर ओवरब्रिज के नीचे पहुंची और घेराबंदी कर स्वाति को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाना सिविल लाइंस लाया गया। उसकी गिरफ्तारी की सूचना पर पुलिस अफसर भी थाने आ गए। पुलिस अफसरों ने स्वाति से पूछताछ की तो उसने बताया कि मुकेश वर्मा से उसका नाजायज रिश्ता था। पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह चौहान ने स्वाति सोनी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 तथा 61 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच, मुकेश व स्वाति के बयानों तथा अन्य सूत्रों के आधार पर इस सामूहिक हत्याकांड की सनसनीखेज कहानी सामने में आए। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है लालपुरा। इसी मोहल्ले में खुशीराम वर्मा सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी चंद्रकला के अलावा 6 बेटे रत्नेश, राकेश, अवधेश, मुकेश, अखिलेश व रघुवेश थे। खुशीराम वर्मा सर्राफा व्यापारी थे। इस व्यवसाय में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने अपना हुनर बेटों को ही नहीं, रिश्तेदारों को भी सिखाया था। वे सभी इसी व्यापार से अपनी जीविका चलाते थे। खुशीराम वर्मा के बच्चे पढ़ लिख कर जवान हुए तो सभी किसी न किसी व्यापार में रम गए। बेटे कमाने लगे तो उन्होंने एक के बाद एक सभी बेटों का विवाह कर दिया। 3 मंजिला घर में उनके 4 बेटे अवधेश, मुकेश, अखिलेश व रघुवेश वर्मा अपने अपने परिवारों के साथ रहने लगे। जबकि सबसे बड़ा बेटा रत्नेश वर्मा, जो कि नोटरी वकील था, वो आरटीओ ऑफिस के सामने नवविकसित कॉलोनी में परिवार सहित रहता था। उससे छोटा राकेश वर्मा सपरिवार गाड़ीपुरा मोहल्ले में रहता था। उसकी वहीं स्थित चारा मार्केट में सर्राफा की दुकान तथा पालिका बाजार में कपड़े की दुकान थी। खुशीराम वर्मा के चौथे नंबर का बेटा था मुकेश। उसकी शादी नीतू से हुई थी। शादी के 1 साल बाद नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने भव्या रखा। भव्या 2 साल की थी, तभी उसकी मम्मी नीतू का निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थी। पत्नी की मौत के बाद मुकेश को बेटी के पालन पोषण की समस्या हुई तो उसने सन 2006 में रेखा से दूसरी शादी कर ली। रेखा भिंड शहर कोतवाली के मोहल्ला झांसी की रहने वाली थी। उसके 2 भाई सत्येंद्र, रविंद्र तथा एक बहन राखी थी। दूसरी शादी के बाद मुकेश खुश था। रेखा ने एक बेटी काव्या व बेटे अभीष्ट को जन्म दिया। रेखा अब दोनों बेटियों व बेटे का पालन पोषण करने लगी। बच्चे कुछ बड़े हुए तो तीनों बच्चे ज्ञानस्थली स्कूल में पढ़ने लगे। मुकेश वर्मा सर्राफा व्यापार का मंझा हुआ खिलाड़ी था। सर्राफा की दुकान पर उसका छोटा भाई रघुवेश बैठता था। मुकेश दिल्ली से सोना चांदी के आभूषण लाता था और इटावा, औरैया, मैनपुरी के व्यापारियों को सप्लाई करता था। उसका बिजनेस कानपुर तक फैला था। इस व्यवसाय से उसे लाखों रुपए की कमाई होती थी। वर्ष 2019 में मुकेश अपनी पत्नी रेखा के साथ मथुरा वृंदावन घूमने गया। वहां एक होटल में उसकी मुलाकात स्वाति सोनी से हुई। वह भी अपने पति अर्पण के साथ घूमने आई थी। वह भी उसी होटल में रुकी थी जिसमें मुकेश ठहरा था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो रिश्तेदारी खुल गई। स्वाति मुकेश की पहली पत्नी नीतू की मौसी की बेटी निकली। इस नाते मुकेश और स्वाति के बीच जीजासली का रिश्ता बन गया। स्वाति मुकेश के रहन सहन से प्रभावित हुई। लौटते समय दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर भी दे दिए। स्वाति सोनी बर्रा कानपुर की रहने वाली थी। उसकी शादी 2007 में जालौन के उरई कस्बा निवासी अर्पण से हुई थी। अर्पण प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो शराब का लती भी था। स्वाति उससे खुश नहीं थी। खर्चे पूरे न होने के कारण स्वाति और अर्पण के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। स्वाति पहली ही नज़र में मुकेश के दिलो दिमाग पर छा गई थी, इसलिए वो उसकी ससुराल जाने लगा। मोबाइल फोन पर भी दोनों की रसभरी बातें होने लगी। जल्दी ही दोनों के बीच दूरियां कम हो गईं और उनके बीच नाजायज रिश्ता बन गया। मुकेश ने स्वाति के पति अर्पण से भी दोस्ती कर ली और उसके साथ शराब की पार्टी करने लगा। लेकिन एक रोज भांडा फूट गया जब अर्पण ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अर्पण ने स्वाति को जमकर पीटा। तब स्वाति रूठकर मायके बर्रा कानपुर आ गई। साथ में बेटे को भी ले आए। बाद में पति अर्पण से उसका तलाक हो गया। स्वाति मायके में आकर रहने लगी तो मुकेश का वहां भी आना जाना शुरू हो गया। मुकेश जब भी बिजनेस के सिलसिले में आता, स्वाति के घर पर ही रुकता। रात में उसके साथ रंगरलियां मनाता। मुकेश ने बर्रा में ही उसे ब्यूटी पार्लर खुलवाया ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, लेकिन स्वाति ब्यूटी पार्लर चला नहीं पाए। कुछ समय बाद स्वाति के कहने पर मुकेश ने बर्रा की विश्व बैंक कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया।
इस मकान में स्वाति मालकिन बनकर रहने लगी। यही नहीं, मुकेश ने खाड़ेपुर में स्वाति को सर्राफा की दुकान भी खुलवा दी। इस दुकान पर मुकेश भी बैठता था। पूछने वालों को स्वाति मुकेश को अपना पति बताती थी। मुकेश अब कई दिनों तक बर्रा में ही रुकने लगा था। स्वाति बहुत चालाक थी। उसकी नज़र मुकेश की धनदौलत पर टिकी थी, इसलिए वो मुकेश को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। स्वाति मुकेश के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि वह उसके साथ शादी रचाकर जिंदगी भर तक साथ रहने का सपना देखने लगी थी। अपना सपना पूरा करने के लिए स्वाति ने मुकेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह राजी हो गया। मुकेश ये तक भूल गया कि वो शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है। मुकेश के राजी होने के बाद स्वाति ने उसके साथ मंदिर में विवाह कर लिया। फिर वो हनीमून के लिए मुकेश के साथ गोवा चली गई। वहां से सप्ताह भर बाद मौजमस्ती करने के बाद दोनों लौटे। एक रोज रेखा ने पति के मोबाइल फोन में स्वाति की फोटो देखी तो उसका माथा ठनका। उसने गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो पता चला कि दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है। अपना घर उजड़ता देखकर रेखा ने विरोध शुरू किया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। लेकिन विरोध के बावजूद मुकेश नहीं माना। धीरे धीरे दोनों के बीच नफरत बढ़ती गई। वर्ष 2021 में मुकेश के छोटे भाई रघुवेश की बीमारी के चलते मौत हो गई। उसके बाद मुकेश ने गल्ला मंडी वाली दुकान 16 लाख रुपए में बेच दी। दुकान बेचने का रेखा ने भरपूर विरोध किया था, लेकिन मुकेश नहीं माना। दुकान बेचने से मिले 16 लाख रुपयों में से 3 लाख रुपया स्वाति ने लटके झटके दिखाकर ले लिए तथा 10 लाख रुपए उसने सीलमपुर दिल्ली निवासी फुफेरे भाई मनोज कुमार वर्मा को दे दिया। उसने चांदी रिफाइनरी का काम शुरू किया था और आधा लाभ देने का वादा किया था। बाद में वो अपने प्रॉमिस से मुकर गया। अब तक मुकेश के बच्चे भी बड़े हो गए थे। बड़ी बेटी भव्या 18 साल की उम्र पार कर चुकी थी। उसने स्थानीय ज्ञानस्थली स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में बीकॉम में प्रवेश ले लिया था। 17 वर्षीय काव्या 11वीं कक्षा में तथा 13 वर्षीय अभीष्ट 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तीनों बच्चे होनहार थे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। रेखा की छोटी बहन राखी भोपाल निवासी आशीष वर्मा को ब्याही थी। रेखा जब परेशान होती थी तब वह राखी से मोबाइल फोन पर बात करती थी और अपना दर्द बयां करती थी। उसने राखी को बताया था कि उसके बहनोई के कानपुर की एक तलाकशुदा महिला से नाजायज संबंध है, उसके कारण घर में कलह होती है। दुकान बेचने की जानकारी भी उसने राखी को दी थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था त्यों-त्यों मुकेश वर्मा की उलझन भी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसका व्यापार में भी मन नहीं लगता था। उसका दिन का चैन छिन गया था और रात की नींद हराम हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे। इसी उलझन में उसने 7 नवंबर को स्वाति के घर का रुख किया। मुकेश और स्वाति ने कान से कान जोड़कर पूरा प्लान बना लिया। मुकेश ने पत्नी और बच्चों को मारने का प्लान बना लिया। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए मुकेश ने पूरी योजना भी बना ली। फिर प्लान के तहत ही मुकेश ने 10 नवंबर की रात पत्नी व बच्चों की हत्या कर दी और स्वयं आत्महत्या करने का नाटक रचा। 21 नवंबर 2024 को पुलिस ने आरोपी स्वाति सोनी को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। मुकेश को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।